अगला दिन वेदांत और नायरा के हल्दी फंक्शन के लिए दोनों परिवारों ने बड़े उत्सव के साथ व्यवस्था की थी। खुराना हाउस के बड़े से लॉन में पीले और सफ़ेद फूलों से सजा एक खूबसूरत मंडप बनाया गया था। हर जगह हल्की हल्की खुशबू बिखरी हुई थी और हर कोई पीले कपड़ों में सजा धजा था। ढोल नगाड़े तेज बज रहे थे और सारे दोस्त उनकी धुन पर झूम रहे थे। नायरा ने हल्के पीले रंग की एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। बदन पर फूलों के ढेर सारे गहने और माथे पर एक छोटी सी बिंदी उसके मासूम चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। हालांकि वो थोड़ी असहज लग रही थी क्योंकि उसकी नज़रें बार बार जैन को ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि खुराना ने जैन को इनवाइट किया ही होगा और वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही होगा। रेखा जी और काव्या ने नायरा को लाकर मंडप में बिठा दिया। वेदांत ने पीले कुर्ते और सफ़ेद पैजामे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। नीता जी और मीनाक्षी जी ने उसे लाकर नायरा के बगल में बिठा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए क्योंकि दोनों की ही धड़कनें तेज़ हो गई थी। ना जाने इस लम्हे का सबने ही कितने अरसे से इंतज़ार किया था। नीताजी ने हल्दी की थाल उठाई और मजाक करते हुए बोली, वेदांत बेटा, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मन करता है कि सारी हल्दी अपने लिए ही रख लेनी चाहिए। उनके ऐसा कहते ही नायरा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वेदांत की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। नीता जी, बस इतना ध्यान रखना कि ज़्यादा हल्दी ना लगा देना, वरना ये पहचान में नहीं आएगा। मीनाक्षी जी ने जैसे ही कहा सब लोग हंस पड़े। नीता जी, मनीष जी और मीनाक्षी जी ने वेदांत को हल्दी लगाई। दोस्तों ने हल्दी का माहौल और भी मस्ती भरा बना दिया। जैसे ही आर्यन, आरव और रुद्र हल्दी लगाने आए, वेदांत बोल पड़ा, भाई प्लीज जरा संभल के यार। अरे वेदांत, चिंता क्यों करते हो? हम जानते हैं कि हल्दी लगाने का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा आदमी चमकाना होता है। रुद्र ने जैसे ही कहा सब हंसने लगे। नायरा की भी हंसी छूट गई। सब सच में उन चारों के अलावा उसे हंसाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो हंसकर सबको गौर से देखने लगी। आरव ने हल्दी का कटोरा उठाया और बोला, अगर हल्दी लगाएंगे तो पूरा, आधा अधूरा काम नहीं करते हम। आखिर अपनी भी कोई रेपुटेशन है। उसने बिना देर किए वेदांत के चेहरे पर हल्दी पोत दी। वेदांत जैसे ही छटपटाया, तीनों ने मिलकर उसे कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे, हाथ, यहाँ तक कि सिर पर भी हल्दी लगा दी। सब हंसने लगे। नायरा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, पर जैसे ही सबने उसे ऐसे हंसते देखा, रुककर उसे ही देखने लगे। ना जाने कितने दिनों बाद उसे ऐसे हंसता देखकर अब सबका मूड और ज़्यादा अच्छा हो गया। तुम सब प्लीज़ बस भी करो, कितना हंसाओगे? वो हंसते हुए बोल पड़ी, पर हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। पर वेदांत की हालत खराब हो गई। लड़कियों को उसकी हालत सुधारने के लिए उसके ऊपर दूध और पानी डालना पड़ा। सबने ये सारी रस्में बहुत एंजॉय की, लेकिन अब नायरा की बारी आई तो सबने उसे बड़े ही प्यार से हल्दी लगाई। आर्यन, रुद्र और आरव ने तो उसके गालों पर हल्के से अपनी बस 3 उंगलियां ही छाप छोड़ी। ये देखकर वेदांत का मुंह फूल गया और सब और ज़्यादा हंसने लगे। लेकिन इस सब से दूर मंडप के एक कोने में जैन खड़ा था और उसकी नज़रें लगातार नायरा पर टिकी थी। शायद वो भी अपनी नज़र नायरा के हंसते चेहरे से हटा नहीं पा रहा था, पर बाकी सबकी मुस्कानें उसे रास नहीं आ रही थी। उसने एक चालाक मुस्कान के साथ हल्दी का लुफ्त उठाने का नाटक किया। बस आज रात की देर फिर तुम मेरी होगी नायरा, और अगर ऐसा ना हुआ तो सबको जान से मार दूंगा मैं। वो गुस्से में उसे छूते सबको देखकर बोला। सभी दोस्तों ने हल्दी के बाद डांस करने का प्लान बनाया। डीजे पर जोर जोर से गाने बजाकर जमकर डांस किया गया। सारा परिवार भी उनके साथ जुड़ गया था। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, नायरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो जानती थी कि जैन की मौजूदगी एक खतरा है। वो उसे फेस करना भी नहीं चाहती थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी आवाज़ से नायरा एकदम से डर गई। लेकिन दरवाजे पर नीता जी और मनीष जी थे। दोनों ने जैसे ही नायरा को ऐसे डरा हुआ देखा, वो तुरंत उसके पास आए। नायरा, तुम ठीक हो? हाँ, वो बस आप एकदम आए ना तो थोड़ा चौंक गई। उसने नीता जी से झूठ कह दिया। पर तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है बेटा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। उसके जवाब पर
मनीष जी ने प्यार से कहा, हम जानते हैं कि शादी की तैयारियां थका देती है, लेकिन तुम हमारे घर की रौनक हो। तुम्हारा मुस्कुराना सबसे ज़रूरी है। चलो अब मुस्कुराओ। नायरा ने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो किसी को नहीं दिखा सकती थी। आप दोनों यहाँ हैं, क्या आपको कोई काम था मुझसे? उसने पूछा। नहीं बेटा, हम तो बस देखने आए थे कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम सबको वहीं छोड़कर कमरे में चली आई ना, इसीलिए। अगर तुम ठीक फील ना कर रही हो तो वो रात को यहीं रुक जाओ, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। मनीष जी बोले, मैं ठीक हूँ डैड, वैसे भी कल तो मुझे इसी घर में आना है, फिर वापस नहीं आ जाऊँगी। वो हल्की मुस्कुराते हुए बोली, सही कह रही है नायरा। मनीष जी, बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, जैसे ही गाड़ियाँ तैयार हो मैं खुद आ जाऊँगी तुम्हें लेने। नीता जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जी। वो दोनों वहाँ से जाने को हुए, तभी नायरा ने उन्हें आवाज़ लगाई, मॉम डैड। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, एंड आई लव यू। ये सुनते ही दोनों मुस्कुरा पड़े। बेटियों का ख्याल रखना माँ बाप का सौभाग्य होता है। मनीष जी बोले, वी लव यू टू बेटा, नीता जी ने कहा, और वो दोनों वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। पर नायरा की आंखों में आंसू थे। वो वहीं काउच पर बैठ गई और उन्हें काबू करने की कोशिश करने लगी। नायरा काउच पर आंखें बंद किए बैठी थी। लग रहा था जैसे बहुत थक गई हो। पर तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने आंखें खोली। देखा तो दरवाजे पर वेदांत था। वेदांत! वो उठकर खड़ी हो गई। वेदांत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बाहर। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले वेदांत आया और उसके गले लग गया। उसने नायरा को इतना कसकर गले लगाया कि नायरा की आवाज़ ठहर सी गई। वेदांत! वेदांत ने उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्यों आए? पता नहीं, वो उसके करीब रहकर बोला। पता नहीं क्यों, पर दिल एकदम बेचैन सा कह रहा था कि तुम्हें आज जाने ना दो, यहीं रोक लूं। वो सुनकर नायरा उसकी ओर गौर से देखने लगी। ऐसे मत देखो, वो तुरंत बोला। क्यों? फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पर कल वापस आने के लिए जाना ज़रूरी है ना? नायरा ने धीमी आवाज़ में उसके माथे से माथा लगाकर कहा। क्या जाना टाल नहीं सकती? उसका सवाल सुनकर वो मुस्कुराई। ऐसे मुस्कुराओ मत। क्यों? मुस्कुराने में क्या खराबी है? मेरे दिल की खराबी। वो कैसे? उसके सवाल का जवाब दिए बिना वो अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगा। ना जाने क्यों, पर आज उसके करीब आने से नायरा का दिल बेचैन सा हो रहा था। तभी वेदांत ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर खिसकाया और उसी के साथ नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। वेदांत धीरे धीरे उसके पास आने लगा। वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठ नायरा के होठों से टकराने ही वाले थे कि नायरा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वेदांत प्लीज़! नायरा ने एकदम से उसे थोड़ा पीछे धकेला, जिस पर वेदांत ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। वो तुरंत पीछे हट गया। उसने देखा कि नायरा के चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। आई एम सॉरी नायरा। वेदांत के ऐसा कहते ही नायरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा, पर वेदांत मुस्कुरा रहा था। वो मैं शादी को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। पता नहीं नर्वसनेस में क्या क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। वो नीचे काउच पर बैठ गई। ये देखकर वेदांत उसके सामने नीचे घुटनों पर बैठ गया। उसने नायरा के दोनों हाथ पकड़ लिए। नायरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द छुपा है। तुम्हारे डर को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें भी ये जानना चाहिए कि मैं कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसकी आंखों की सच्चाई देखकर नायरा का दिल तेज धड़क रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। तुम मेरी ज़िंदगी हो नायरा, तुम्हारे बिना मेरी खुशियाँ अधूरी है, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हें इस रिश्ते में एक पल के लिए भी डर लगता है तो मैं खुद को रोक लूँगा, पर तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। वो सुनकर नायरा झट से उसके गले लग गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझसे उतना ही प्यार करेगा। सही कहा, तुम वो लड़की हो जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर बोला। नायरा की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर रही थी। उसकी आंखों से वो उसके दिल में झांक पा रही थी। कुछ देर बाद वेदांत नायरा के कमरे से बाहर आया, पर अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी, क्योंकि नायरा का बर्ताव उसे अब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। हेलो, क्या हम अभी मिल सकते हैं? बातचीत की शुरुआत ही इसी सवाल से हुई। देर रात
अमन का घर छत पर रखी आरामदायक कुर्सियों पर अमन और वेदांत दोनों बैठे हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात में दोनों के चेहरों पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। तो बताओ कि इतनी रात को मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सुबह तो तुम्हारी शादी है, मुझे लगा तुम बिजी होगे, अमन ने कहा, जिस पर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया। अमन, नायरा इन दिनों बहुत बदली बदली सी लग रही है। ये सुनते ही अमन की आंखें फैल गई। बदली बदली सी लग रही है मतलब? उसने सब जानते हुए पूछा। उसकी हंसी में वो खुशी नहीं दिखती जो पहले थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे खुश करूं। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? वेदांत के चेहरे की परेशानी देखकर अमन समझ गया कि उसे क्या कहना है। कुछ गलत नहीं कर रहे वेदांत। नायरा का दर्द उससे कई गुना गहरा है जितना तुम सोच सकते हो। शादी एक लड़की की ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ये वक्त उसे समझने और सहारा देने का है। अमन ने उससे बात करना शुरू किया, लेकिन वो पता नहीं क्यों कुछ बता नहीं रही। मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो खुद मुझसे दूर हो रही है। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। क्या तुम प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम पता कर सकते हो कि वो क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है? वेदांत ने उम्मीद के साथ उसकी ओर देखा। अमन थोड़ी देर खामोश रहकर बोला, वेदांत, हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो वो हर किसी को नहीं दिखाते। नायरा ने बहुत कुछ सहा है। ये ज़रूरी है कि तुम उस पर भरोसा रखो और उसके लिए हमेशा खड़े रहो, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे। लेकिन मैं कब तक इंतज़ार करूं अमन? मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं उसे हर दर्द से बचाना चाहता हूं, लेकिन जब वो खुद मुझे दूर कर रही है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार और दर्द था। अमन ने चुटकी में उसे भांप लिया। तुम उसे बचाने के लिए बने हो वेदांत। यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं है, यह उसका सहारा बनने का भी है। हो सकता है नायरा को ये लग रहा हो कि वो तुम्हारे लिए बोझ बन रही है, लेकिन तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अमन घुमा फिराकर वेदांत को अंदाज़ा दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता था। बोझ पर ऐसा नहीं है। और रही बात उसे छोड़ने की, तो उसे छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, पर कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या मुझे उससे सच पूछना चाहिए? नहीं वेदांत, उसे खुद पर भरोसा करने दो। जब सही वक्त आएगा वो सब कुछ तुम्हें बताएगी। अभी के लिए तुम्हारा काम है उसे ये दिखाना कि तुम हर हाल में उसके साथ हो। अमन थोड़ा रुककर शांत स्वर में बोला। उसकी बातें अब वेदांत को कुछ कुछ समझ आने लगी। शायद तुम ठीक कह रही हो अमन, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर उसे कुछ। अमन वेदांत के कंधे पर हाथ रखते हुए तुरंत उसकी बात काटकर बोला, उसे कुछ नहीं होगा वेदांत। जब तक तुम उसके साथ हो कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। और हाँ, याद रखना, वो तुमसे प्यार करती है, तुम पर भरोसा करती है, इसीलिए उसका साथ कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। उस रात जो भी हुआ वो जानने के बाद अमन ने जितना हो सके वेदांत के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि वो नायरा को किसी कीमत पर अकेला ना छोड़े, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का अंदाज़ा था। मैं हर हाल में उसके साथ रहूँगा अमन, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यही चाहिए वेदांत। उसकी हिम्मत बनो, उसे ये एहसास दिलाओ कि वो अकेली नहीं है। अमन भी उसकी बात पर अब हल्का सा मुस्कुराया। उसी के साथ छत पर एक सन्नाटा सा छा गया। वेदांत की आंखों में एक नया संकल्प झलक रहा था और अमन अपने अंदर का दर्द छिपाते हुए वेदांत को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। पर वेदांत की नायरा के लिए तड़प देखकर शायद उसे समझ आ रहा था कि नायरा ने उसके बजाय वेदांत को क्यों चुना है। उसी रात हल्की चांदनी खिड़की से नायरा के कमरे में झांक रही थी। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस नायरा के रोने की धीमी आवाज़
और पेन के कागज़ पर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, उसके पास एक डायरी और पेन था। आंखें आंसुओं से और चेहरा दर्द और असमंजस से भरा हुआ था। वेदांत, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मेरे अतीत का साया तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ सकता। तुमसे दूर जाने के अलावा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो खुद से ही बात कर रही थी और उसकी आंखों से गिरते आंसू कागज़ पर धब्बे छोड़ रहे थे। उसने लिखना शुरू किया, मेरे प्यारे बेवकूफ़ों, मैं जानती हूँ कि मेरी ये चिट्ठी पढ़कर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार और भरोसे के लायक नहीं हूँ। वो रोते हुए लिखती रही। कुछ ही देर में नायरा ने चिट्ठी लिखकर ख़त्म कर दी और उसे एक लिफाफे में डालकर मेज़ पर रख दिया। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर गई और बाहर चांदनी में देखती रही। शायद यही सही है। अगर मैं दूर चली जाऊं तो वेदांत और मेरे सारे दोस्त अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। वैसे भी अब उन सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा है जो उनके बुरे वक्त में उनका साथ दे सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि वो अकेले नहीं रहेंगे। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखों में डर, दर्द और एक अजीब सा एहसास झलक रहा था। अगले दिन खुराना हाउस में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। घर को किसी राजमहल जैसा सजाया गया था। मंडप सज चुका था और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वेदांत के कमरे में तो भूचाल मचा हुआ था। माहौल में हल्की हल्की मस्ती और हंसी ठिठोली थी। आरव, रुद्र और आर्यन तीनों वेदांत को तैयार होने में मदद कर रहे थे। यार, तुम लोग इतने नाटक क्यों कर रही हो? बस शेरवानी पहनानी है, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। वेदांत के सब्र का बांध टूटने सा लगा था, क्योंकि वो सब उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उसके बदन पर सफ़ेद रंग की एक सुंदर चमचमाती शेरवानी थी। जंग नहीं, ये तो जंग से भी बड़ा मौका है, इसीलिए बेस्ट दिखना तो बनता है। आरव बोला, वैसे भी हम नहीं चाहते कि तुम नायरा के सामने खराब दिखो। हमारे दोस्त इतने सुंदर जो है। आर्यन हंसकर बोला, क्या क्या मतलब? वेदांत गुस्से में उसके पास जाने ही वाला था, पर तभी रुद्र ने उसे रोक दिया। वैसे वेदांत, तुम्हें पता है ना कि नायरा तुम्हारे बाद हमें सबसे ज़्यादा पसंद करती है। उसने जो कहा उसे सुनकर वेदांत का दिमाग और ज़्यादा घूम गया। हाँ हाँ, पता है। तो क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस बता रहा था। वो सब हंस पड़े। तभी वेदांत का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर रेखा जी का नाम देखकर वो थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ? किसका फ़ोन है? आरव ने पूछा। रेखा आंटी का। रेखा आंटी? आर्यन चौंक गया। जल्दी उठाओ, रुद्र के कहते ही वेदांत ने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, कहिए आंटी। वेदांत बोला ही था कि दूसरी ओर से रेखा जी की घबराई और रोती हुई आवाज़ आई। वेदांत बेटा, क्या तुम लोग तुरंत यहाँ आ सकते हो? वो सुनते ही वेदांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सारे दोस्त तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद चारों दोस्त दौड़ते भागते नायरा के घर आ पहुँचे। जब वो चारों अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हॉल में रेखा जी और अंकिता जी बुरी हालत में बैठी थी। दोनों बुरी तरह रो रही थी। काव्या, माया और शिवानी तीनों उन्हें शांत कराने में लगी थी। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा भारी था। रेखा जी ने जैसे ही उन चारों को देखा, उठकर खड़ी हो गई। आंटी, क्या हुआ यहाँ? वेदांत ने जल्दी से उनके पास आकर पूछा। आरव ने भी काव्या को इशारे से पूछा, पर काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाकी लड़कियों की भी हालत ऐसी ही थी। आंटी, बताइए क्या हुआ? वेदांत का दिल बैठा जा रहा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।